हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग इस पे देखने वाले हैं अपना जो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। ठीक है, तो अभी हम लोग सुरक्षा से रिलेटेड ही अपने चैप्टर पे बात कर रहे हैं एंड सुरक्षा की डिफिनेशन तक पहुंचने के लिए कि एग्जैक्टली सुरक्षा क्या होती है, तो उसमें से हमने दो बातों का एग्जाम्पल देखना था हमें। एक था पारंपरिक धारणा का और एक था अपारंपरिक धारणा का। ठीक है, तो पारंपरिक धारणा के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि उसमें एक बाँह हमारा मतलब सुरक्षा से खतरा या हमें सुरक्षा किस तरीके से मिलती है, और एक आंतरिक के बारे में हम लोग देखे हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है वो किस तरीके से, इसको बात करेंगे। और यहाँ पे ये जो सुरक्षा वगैरह का अभी हम लोग पढ़ रहे थे, और आपको मैंने कल कुछ इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि इसमें से देखिए क्या होता है। जैसे अभी युद्धाभ्यास की बात भी की थी हम लोगों ने, और उसमें यदि बात करें तो जो भारत के अदर कंट्रियों से किस तरीके के रिलेशन हैं और युद्ध के टाइम में क्या क्या मतलब उसके वो होते हैं। यहाँ पे यदि देखें आप कि एक फिक्स होता है कि आपको यदि कोई सरेंडर कर देता है या आप किसी को आपके इधर आके वो मतलब पकड़ा जाता है तो आप उसे निहत्थे व्यक्ति को वार नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हर एक कंट्रियों को मानना पड़ता है। तो इसमें से ये बातें भी हम लोग समझे हैं एंड इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को देखने को मिलता है। और बेशक मैंने बताया भी था कि जो अभिनंदन जी थे उनको जब वहाँ पाकिस्तान की धरती पर वो जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भारतीयों द्वारा कह दिया गया था कि इसको आप भूलना नहीं कि यहाँ पे आप उनको हाथ तक नहीं लगा सकते हो। ठीक है, और वो बाइज्जत हमें लाके यहाँ पे छोड़ के गए थे। इसी तरीके से ये कुछ इसके होते हैं कि हम भले कितने भी दुश्मन हो, यदि हमारा बंदा एक निहत्था आप पकड़ लेते हो तो उसके साथ आप कुछ भी बुरा व्यवहार नहीं करोगे। ठीक है, और ये आईआर के पूरे चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ कि हमारे ये सारी चीज़ें किस तरीके से हमारे लिए काम की हैं। एक 2018 में आपका मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इस समय जारी अमेरिका ईरान नाविकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा और भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए। अब देखिए कि यही सुरक्षा को लेकर है कि अमेरिका और ईरान के मध्य जो नाभिकीय समझौते को लेकर काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा है। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि इसका भारत पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है और उसके बाद भारत को यहाँ पे क्या रवैया अपनाना होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही, क्योंकि अमेरिका से यदि हमारा आयात निर्यात होता है तो ईरान से भी हमारा कम नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें से यदि हम किसी भी तरीके का इधर उधर का करते हैं वो हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। इसलिए हम किस तरीके से, अब आप सोच रहे होंगे कि भारत और अमेरिका और ईरान का झगड़ा हो रहा है, हमसे क्या मतलब है, हमसे बहुत बड़ा मतलब है। ठीक है, यदि हमें वैश्विक राजनीति करनी है तो उसका मतलब हमारे लिए बहुत बढ़ जाता है। ये आपका था ना 250 वर्ड में लिखना था, आप लोग भी लिख सकें तो कोशिश करिएगा लिखने की। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, और जितना अभी तक हम लोग समझ चुके हैं, आई होप यदि आप लोग ध्यान से समझे होंगे तो काफ़ी मतलब इसका फॉर्मेट बनाने के लिए तो आप बिल्कुल रेडी ही हो गए होंगे। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं कि जो आपकी पारंपरिक धारणा है वो किस तरीके से होती है, और उसके बाद पूरा हमारा सुरक्षा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबद्ध नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पारंपरिक धारणा की बात कर रहे थे कि सैन्य खतरा या मतलब राष्ट्र को कैसे खतरा हो रहा, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप सैन्य खतरा नहीं ले सकते हो, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को भी शामिल किया जाता है। और इसकी शुरुआत होती है पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए जो भी आपके संदर्भी वहाँ पे सुरक्षा किसकी, ठीक है, पर सवाल उठाकर है। और यहाँ पे यदि आप देखते हैं कि ऐसा करते हुए सुरक्षा के 3 और तत्वों, किन चीज़ों की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा और सुरक्षा के तरीके पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। देखिए कैसे यहाँ पे सिर्फ सैनिक आप पे हमला करे, हम इसे नहीं कहते कि हमें उनसे खतरा है। ठीक है, हमें यदि किसी भी तरीके से चोट पहुँचाई जा रही है, मान लीजिए हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है,
वो भी तो एक तरीके से हमारी सुरक्षा के लिए तो खतरा ही है ना। अभी देखिए यहाँ पे खैर ये एग्जाम्पल फिट नहीं होता, बट आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जो अभी एक लड़की के द्वारा लखनऊ में एक बंदे को लगातार 10-20 थप्पड़ मारे गए, ठीक है। तो वहाँ पे अब देखिए कि कोई ना तो पकड़ने वाला था, ना कोई मना करने वाला था, और वो इतनी मतलब पावरफुल थे कि जो भी आ रहे थे सबको मार रहे थे, ठीक है। हालांकि उसके अंदर की बातें मुझे नहीं पता है कि उस टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया था। जहाँ तक वीडियोज़ में दिखाया जा रहा है उस अकॉर्डिंग तो उस लड़की की ही गलती थी, ठीक है। अब अपनी सफाई में वो कुछ भी बोल रही, जो भी है वो उसके अंदर की बात है, वो जानेंगे, ठीक है। लेकिन हमें जो दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे मतलब यही है कि वो थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही है, और वो क्या कह रहा कि आप लड़की हो, लड़का होती तो बताते, ठीक है। बस इतना ही उसके मुंह से ये लफ्ज़ निकल रहा है कि आप लड़की हो, लड़का होते तो बताते हम, और वो बस मार खाते जा रहा। यहाँ पे भी उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है कहीं ना कहीं उस बंदे का, जब पूरी दुनिया देख रही है, तो ये तो हुआ ना कि मतलब थोड़ा सा उसे भी अपने अंदर ये ग्लानि आएगी कि कैसे मतलब एक लड़के से मार खा के आ गए, ठीक है। तो अब ये भी था कि बीच चौराहे पे उसका बड़प्पन ही आप कहोगे, तारीफ़ करने लायक ही काम किया उसने कि एक हाथ भी नहीं उठाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसने किया लड़की ने, जहाँ तक वीडियो के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है, अंदर की गहराई मुझे नहीं पता, तो उसने गलत किया। लेकिन जो उस लड़के ने थप्पड़ खा लिया बाइज्जत, कुछ हाथ नहीं उठाया, अच्छा किया, ठीक है। ये पता चलता है कि कम से कम उसे तो इतनी वो थी, रिस्पेक्ट थी, लोगों की रिस्पेक्ट करनी आती थी। भले ही वो ओला ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, आप अमीर हो या गरीब हो, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। आपके अंदर कितनी इंसानियत भरी हुई है, मैटर वो करता। किसको आप कितनी रिस्पेक्ट दे पा रहे हो, मैटर वो करता। हम भारतीयों के लिए क्या होता, हम कहते हैं कि भैया जान जाए तो जाए, पर अपनी इज्जत नहीं जानी चाहिए, और इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे वो भी हमारे लिए कोई ऐसा यदि कर रहा है, उसको भी उछालने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक तरीके से आपका खतरा ही है, ठीक है। तो अब इसमें यही सवाल उठ गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि किन चीज़ों की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा, और सुरक्षा के तरीके पर भी मतलब किस तरीके के होने चाहिए, इन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। अब क्या होता है कि जब हम संदर्भी की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है सुरक्षा किसको चाहिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भी माना जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में आप देखेंगे कि संदर्भी का जो दायरा है वो बड़ा होता है, ठीक है। और जब क्या होता है कि हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, ठीक है। अब जब हमें ये आता है फिर से यही कि सुरक्षा किसको, आखिर अभी पूरी डिफिनेशन हम पहले ही बता चुके हैं कि सुरक्षा की डिफिनेशन तक अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो इसमें बताया रहा सुरक्षा किसको। तो यहाँ भी क्या होता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदायों या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की ज़रूरत है। तो ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा आप इस पर ध्यान रखिएगा। ये जो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, इसमें क्या बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ राज्य ही नहीं, ठीक है। राज्य का मतलब आप अपना स्टेट मत लीजिएगा, यहाँ पे पूरे ऑल ओवर कंट्री की बात की जा रही है, संप्रभु राष्ट्र को। तो इसमें जो राज्य है ना, तो सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय की जो भी समूची मानवता है उसकी सुरक्षा की बात हम करेंगे, और उन सबको सुरक्षा की ज़रूरत होती है। राष्ट्र बनता किससे है, मानव से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सब हैं, जीवित प्राणी हैं, तो इनकी सुरक्षा से ही बात यहाँ पे सामने आती है। अभी देखते हैं, शायद इस पर भी क्रैश हो। अब क्या होता है कि इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि मानवता की रक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। यानी कि जो मानवता की सुधार है, ठीक है, या मानवता की रक्षा का विचार आता है, तो जो जनता है वो क्या करती है कि सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से भी बढ़कर मानता है। क्योंकि यदि आपके राज्य के व्यक्ति सुरक्षित हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा राष्ट्र ऑलरेडी सुरक्षित होगा।
यदि हम ही सुरक्षित नहीं हैं तो हम इतने सक्षम भी नहीं हो पाएंगे कि अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख पाएँ। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बढ़कर माना है। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि जो मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। ठीक है, और अक्सर होते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। अब देखिए फिर से आ गया कि अब ये नहीं है कि सुरक्षित राज्य हो तो इसका मतलब ये होगा कि सुरक्षित जनता नहीं है, तो फिर सुरक्षित राज्य भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि बाहरी आक्रमणों से हमारे राज्य को कोई खतरा ना हो, तो हमारा राष्ट्र बिल्कुल सुरक्षित है, बट यहाँ की रहने वाली जनता सुरक्षित नहीं है। इससे आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नागरिकों को क्या होता है, विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की ज़रूरी शर्त हो, लेकिन इतने भर की को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। किससे? विदेशी हमलों से बचाना। ठीक है, कि कोई विदेशी आक्रमण कर रहा, आप उन्हें प्रोटेक्शन दे दो, उससे हम कहेंगे कि हम अपने देश वालों को क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनकी देखरेख कर रहे हैं। इतना भर नहीं होता, हमेशा विदेशी आक्रमण नहीं होते, और हमेशा हमें नीड नहीं है कि आप विदेशी आक्रमणों से हमें बचाएं। ठीक है, हमें कुछ और भी नीड होती है। एक ह्यूमन को बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, बेसिक नीड। आपकी जो हाई फाई वाली ज़रूरत है उसकी नहीं, बेसिक नीड की ज़रूरत होती है, और जो ना होने के कारण भी कई सारे अभी हम देखेंगे गुट वगैरह तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सच्चाई है कि पिछले 100 वर्षों से जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग खुद अपनी ही सरकार के हाथों यानी कि खेल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इसमें हम विदेशी आक्रमणों से जितना कम मारे जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो अपने अंदर ही हम मारे जा रहे हैं। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ज़रूरी नहीं कि बाहरी आक्रमण ही हमें हमेशा हो, हमें अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे होता है ना, हमारा ये घर है, अब इस घर में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब इधर आस पड़ोस जो भी पड़ोसी हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं, इनका अपने से अपना काम रखते हैं, बट घर के अंदर हम आपस में ही बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। जितने भी मेंबर हैं सबकी सोच रवैया सब अलग अलग है। हम 1 मिनट के लिए भी चैन से नहीं सो सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते, एक साथ बैठ के बात नहीं कर सकते हैं, और घर के अंदर हमारी ये सिचुएशन है। क्या कहोगे आप कि आप सुरक्षित हो? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे खुश ही नहीं हैं। इसी तरीके से हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सी जनता के प्रति आक्रोश रहता, संतोष रहता अपनी सरकार को लेके, वहाँ की जो सरकार है प्रशासन को लेके। तो क्यों रहता है? यदि आप उन्हें अच्छी खासी कंडीशंस आप मुहैया कराओगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपना टाइम ख़राब करके यहाँ रोड पे आएंगे। ठीक है, तो इससे आप समझ रहे हो कि यहाँ ये आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे जो पैराग्राफ है ना होने वाले हैं, इसलिए मैं एक एक करके आपको समझा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको, क्योंकि हिंदी मीडियम में ना वर्ड आपको ढूंढने में नहीं मिलते। अभी जो इंटरव्यू अभी यूपीएससी के चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, यदि पता हो नहीं पता हो तो अब सुन लीजिए कि अभी यूपीएससी के जो 2020 वाले थे इंटरव्यू चल रहे हैं। ठीक है, इंटरव्यू में जो कुछ लोग दे के आए थे उन्होंने क्या बताया कि मतलब उनसे इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे इन्हीं से रिलेटेड। ठीक है, जिसका ऑप्शनल है उसके लिए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि इनमें से अभी हाल फिलहाल में जो चाइना का भारत के साथ ये सारा टकराव वगैरह चल रहा है, उस स्थिति में आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, हमें कैसी रणनीति अपना के चलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मतलब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्हें एक वर्ड भी स्किप नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो मानवता की सुरक्षा हमने देखा कि राजनीतियों के हाथ में भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा मतलब दिक्कत रहती है। अब क्या होता है कि मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की सुरक्षा है। बहरहाल क्या होता है कि इस बात पर मतभेद है कि ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। ठीक है, आपने कह दिया कि मानवता की सुरक्षा हमें करनी चाहिए, बट क्या ऐसे आधार है आपके पास कि आप कह सकते हो कि कहाँ पे मानव असुरक्षित है? ठीक है, तो उस आधार को हम मान के ना फिर सुरक्षा देंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि ठीक है व्यक्तियों को बचाना चाहिए, बट यहाँ पे किस तरीके के खतरे से हमें बचाना चाहिए इसका तो ठीक से आप बताओ कि हमें कैसे बचाना चाहिए। मानवता की सुरक्षा
का जो संकीर्ण अर्थ लेने वाले इसमें जो भी यहाँ पे आपको दिखेंगे पैरोकार या मतलब जो भी तरीके होते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे वर्ड आते हैं, कभी आप इसको एनसीईआरटी पढ़े रहोगे ना तो ये नहीं होगा कि कभी प्री में या मेंस में ऐसे कुछ वर्ड दे दिए जाए क्वेश्चन में तो हम समझ ना पाएँ कि यार ये क्या था। तो इसलिए इनको थोड़ा सा सरोकार कहें या पैरोकार कहें, ठीक है, तो इनके समानार्थी होते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या हुआ कि व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी कि खूनी खराबे से या खून खराबे से बचाने पर होता है। या संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान के शब्दों में कहें तो क्या होता है, यहाँ पे ऐसे पैरोकारों का आशय होता है व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबा से बचाना, मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकार का तर्क है। ये अन्नान जी का कहना है, यहाँ पे यूएनओ के जो हेड थे उस टाइम पे। और ये थोड़ा सा आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक सॉलिड बात करते हैं, जब भी कहीं करें बिल्कुल विथ प्रूफ बात रखें कि कोई भी इधर उधर हमें ना कर पाए। हमारे क्वेश्चन पे यदि हमने आंसर दिया है तो बहुत ही कम उससे क्रॉस क्वेश्चन बने, ठीक है, कि हमने कह दिया कि ऐसी ऐसी बात है, बट हमने कह दिया कि इनके द्वारा ऐसी ऐसी बात कही गई थी, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन बनने के बहुत ही कम चांसेस रह जाएंगे, चाहे इंटरव्यू हो चाहे मेंस हो, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि व्यक्तियों और सरोकार यानी कि समुदायों की जो अंदरूनी खून खराबा से बचाना क्या होगा, आपकी मानवता सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकार का तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग अकाल, महामारी और आपदा की संकट यानी कि जो आपकी प्राकृतिक आपदा की संकट की भेंट चढ़ जाते हैं। और मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। और तनिक अलग अंदाज में यदि आप कहोगे तो यहाँ पे देखेंगे कि मानवता तो क्या होती है कि मानवता की सुरक्षा के जो व्यापकतम नज़रिए में जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। आप इतनी भी डिफिनेशन लिख लेंगे ना कि यहाँ पे मानवता की रक्षा के व्यापकतम नज़रिए में जोर अभाव की से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमेशा युद्ध ही नहीं होते आपके उसमें, ठीक है। हमें बहुत सारी प्राकृतिक आपदा आ गई, तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, मतलब ऐसी आपदाएं आ गई, बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, हम भूखे मर रहे हैं। ये भी तो हमारे जीवन के लिए एक संकट ही है। हमारा जीवन अब असुरक्षित है क्योंकि जो जीवन हमें मिला है अब उसके लिए जो भी चाहिए, जीने के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, वही हमको नहीं मिल पा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये भी हमारी कहीं ना कहीं सुरक्षा, हम कहेंगे कि ये हमारे जीवन के लिए संकट है या हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस राष्ट्र में रहते हुए कोई भी व्यक्ति यदि भूखा पेट सो रहा है, ठीक है, यहाँ हम खा रहे हैं तो ऐसा खा रहे हैं कि मतलब थाली में 2-4 रोटियां फेंक के चले जा रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा जिसके पास खाने को नहीं है, वो दिन में खा ले रहा है तो रात पे भूखे पेट सो रहा है। इंडिया में भी ऐसा है। जो हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है आप उसे चेक करिए, आज ही आप चेक करेंगे, ठीक है, कि अभी वर्तमान समय में जो इंडिया का नंबरिंग है वो कितने नंबर पर, आप देख पाएंगे कि क्या सिचुएशन है हमारे देश की, ठीक है, कि यहाँ पे हम भारत और पाकिस्तान और अलग अपने पड़ोसी राष्ट्रों से भी पीछे है। अभी अपने देश वासियों को हम खाना भी नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। तो इसके लिए ये नहीं कहोगे आप कि जब युद्ध हो, जब ऐसी वैसी बात आए तभी लोग हमारे असुरक्षित होंगे, उन्हें सुरक्षा देना चाहिए, जी नहीं। यहाँ पे युद्ध तो छोड़िए, पहले तो हमारे यहाँ जो, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं हैं वो किसी के रोके नहीं रुकती, महामारी आ गई है, ठीक है, अब उसमें से आप क्या करो कि दवाइयों की कीमत बढ़ा दो, प्राइवेट वालों को आप कह दो कि चलो ठीक है आप बेचो, जितना मन करे आप ले लो। तो क्या दिक्कत, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो गरीब व्यक्ति है वो तो मरना पसंद करेगा क्योंकि अब उसके पास कोई चारा नहीं था, ठीक है। एक व्यक्ति थे, उनको कैंसर हो गया था। अब कैंसर होने के बाद क्या हुआ था कि उन्हें पता था कि अब ये 2-3 महीने तक ही जिएगा, कोई इलाज कराने का, पहले मोदी जी के द्वारा ये स्कीम नहीं चलाई गई थी, ठीक है, काफ़ी पहले की बात है, आप सिचुएशन को देखेंगे किस तरीके से होती है। तो उनको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, लोगों को पता था, घर वालों को, कि इसको कैंसर है, हालांकि जिनको था उन्हें नहीं बताया गया था, ठीक है, लेकिन घर वालों को पता था कि इन्हें कैंसर है और ये 2-3 महीने में मरने वाले हैं।
लेकिन उन्होंने उनका इलाज नहीं कराया, घर लाके चुपचाप लेटा दिया। क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि ये रियल घटना है। क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और जब पूछा गया, उनकी डेथ हो ही जाती है और पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता था कि 2-3 महीने बाद अब जिएंगे तो बिल्कुल नहीं, और यदि हम इनकी दवाई कराने ले जाते तो हो सकता था कि हम में से भी कोई ना बचता, क्योंकि जो भी पैसा होता हम इन पे खर्च कर देते, बहुत पैसा लग रहा था और इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतनी अच्छी हमें सुविधाएं मिल नहीं रही थी और प्राइवेट में बहुत पैसा लग रहा था, इसलिए हमने घर पे लाके ही लेटाना उचित समझा कि जितने तक दिन तक जिएंगे तो जिएंगे, अब नहीं तो फिर कम से कम जो अदर मेंबर हैं ठीक ठाक हैं वो तो नहीं मरेंगे। ये सिचुएशन होती है फिर एक गरीब परिवार की, आप देख सकते हैं। ठीक है, रियल घटना मैं बता रही हूँ कि ये घटना ऐसे हो जाती हैं, तो आप इससे सुरक्षा करो ना कि यहाँ पे लोगों के पास ऐसी सिचुएशन ना आने पाए। यदि उन्हें ऐसी गंभीर बीमारी हो जाती है तो कुछ ऐसे होने चाहिए प्रावधान कि इसमें से उन्हें क्या किया जा सके, दवाइयाँ अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दी जाए। या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बेहतर बनाओ, या नहीं बना पा रहे हो तो जो भी हॉस्पिटल हैं प्राइवेट वगैरह उनका पेमेंट आप करो। जैसे कि अभी मोदी जी के द्वारा कुछ आपके जो हेल्थ कार्ड वगैरह चलाए गए हैं वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आयुष्मान वगैरह जो योजनाएं चलाई गई हैं तो इनको अब आप लिख सकते हो सुधार के रूप में किस तरीके से हो रहा है, और काफ़ी बेटर है कि आपको 5 लाख रुपए से ज़्यादा तक की जितनी भी हमारी जो भी बीमारी है आप बेशक कहीं पे भी इलाज कराओ, 5 लाख के ऊपर का बिल पूरी सरकार देने वाली है। ठीक है, 5 लाख का जो भी है, तो इससे आपका क्या होगा कि कम से कम ये तो है कि अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये बीमारी हो गई तो कैसे हम बचेंगे। अदरवाइज़ तो हमें ये था कि फिर अब अच्छा है कि पूरा घर का पैसा, आपको पता है कि कैंसर जैसी बीमारी एक तो जल्दी ठीक होती नहीं है। ठीक है, वो तो मतलब अभी भी उसका इलाज इतना है कि आप उम्र करवाओ दब जाएगा बट ठीक होगा नहीं। तो इससे अच्छा उन्होंने समझा कि जितने दिन तक जिएंगे वो हमारे पास रहेंगे, वरना अब क्या किया जा सकता है, होगा वही जो मंजूरी खुदा होगा। ठीक है, बस इतना मान के वो बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे यही सारी बातें हैं कि ये करना चाहिए, और विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद हो गया तथा एड्स और बर्ड फ्लू जैसी महामारियाँ, ठीक है, इनको भी आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये महामारी वगैरह जो भी हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन को एकदम से तबाह करके रखती हैं। इनके मद्देनज़र क्या होगा कि 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी थी, और क्या हुआ था कि कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। जो भी ये सारी है ना, उसमें कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है कि अकेले इसका समाधान कर ले। आज भी देखेंगे कि अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है कि वैक्सीन, जो भी हमें वैक्सीन की कमियां पड़ रही हैं उसकी आपूर्ति करने में मदद कर रहा है अमेरिका। ठीक है, अभी जो बाइडन जी है, और एक हाँ इंटरव्यू में अभी के क्वेश्चन में ही पूछा गया था, उसमें बताया था उन्होंने कि जो पूछा गया था उनसे क्वेश्चन, अभी कल ही था उनका इंटरव्यू, और उसमें पूछा गया था कि जो भारत के परिप्रेक्ष्य में ट्रंप जी की नीति अच्छी थी या जो बाइडन के अच्छे हैं। ठीक है, तो अब ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोग ये नहीं समझ के चलिएगा कि विदेशों से मतलब छोड़ देना है। अब पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इस थोड़ा इधर उधर का नज़र आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे कि ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा झेलनी पड़े। और एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा। यदि तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है कि आपका जो पानी है ना ऊपर की ओर फेंकता है। आप देखेंगे कि जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे, जियोग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये कंसेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ अभी। ये जो ताप वृद्धि से क्या अभी पता कि समुद्र तल का पानी यदि 2 मीटर भी ऊपर उठा तो बांग्लादेश का 20% हिस्से को खतरा होने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा कि देखिए जो समुद्र है, ठीक है, ये आपका समुद्र तल जो है वहाँ पे जो दाब का प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए जैसे जो गर्म वायु होती है वो ऊपर उठती है। कौन सी वायु? गर्म वायु ऊपर उठती है। ठीक है, लेकिन जो हल्की वायु होती है वो भारी होती है और नीचे ही दब जाती है। लेकिन गर्म वायु जब ऊपर उठेगी, वायु के साथ भी पानी भी उठेगा,
और जब पानी उठता है ऊपर तो आपको पता है कि फिर कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो इसमें से ये जो घटनाएं होती हैं, प्लीज़ आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि पढ़ चुके होंगे, जियोग्राफी के एनसीईआरटी 2-3 बार रिवाइज भी कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो उसको पढ़ लीजिए, मस्ट है, ठीक है। जियोग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी तो पढ़ना नहीं ही छोड़िएगा, पॉलिटी की आप ना पढ़ो तो चल जाएगा, बट उन 2 सब्जेक्ट की तो पढ़ना ही है आपको। तो उसमें से अब आप समझेंगे कि समुद्र तल का ताप वृद्धि के कारण, अब ये अपने कन्फ्यूजन मत लाइएगा कि ताप वृद्धि के कारण समुद्र कैसे उठेगा। तो जी हाँ, जब पृथ्वी गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उफाल मारती है, ठीक है। और जैसे ही ऊपर जाएगा, वायु जितनी गर्म होगी ना वो उतना ऊपर उठाएगी, और ऊपर उठाने के बाद जो ठंडी वायु होगी, भारी वायु होगी, वो नीचे ही बैठी रहती है। और जब ताप वृद्धि बढ़ेगा तो वो ऊपर पानी जाएगा तो धरातल के जो तट से बाहर पानी निकल जाएगा, ठीक है। और तट से बाहर आसपास जो भी देश बसे होते हैं, अब जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे बांग्लादेश का जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे आपको आया आपके सामने, तो ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी है, अब बंगाल की खाड़ी का अच्छा खासा पूरा ये जो जितना भी जल है, ठीक है। अब यहाँ से ये हिंद महासागर का जो जल है ना, यहाँ से इसे जाएगा तो कहाँ जाएगा, पहले इधर आएगा ना, अटैक करेगा, और इधर करेगा तो बांग्लादेश का हिस्सा तो आधा जाने वाला है, आधा क्या 20% की, अभी 2 मीटर की ऊंचाई पर ही हमने बात की है, ठीक है। अब क्या होगा कि यदि आप देखिए कि कमोबेश हो सकता है कि पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा, और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा हो सकता है। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के लिए बस समझाया जा रहा है कि हो सकता है किसी राष्ट्र को कम खतरा हो, किसी भी प्राकृतिक आपदा से किसी को ज़्यादा हो, ठीक है। सिर्फ ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें से जैसे बांग्लादेश को सिर्फ 20% हुआ, बट आप देखेंगे कि मालदीव जो राष्ट्र है, एक द्वीपीय राष्ट्र है, ये भी कहाँ पे है, आपके हिंद महासागर में है, चारों तरफ से ये महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है, लक्षद्वीप साइड है। और इसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और जो मालदीव है उसे कितने डिग्री चैनल की जो रेखा वो इसे डिवाइड करती है, प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि कितने डिग्री की चैनल इसे डिवाइड करती है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि थाईलैंड का हो सकता है कि 50%, मालदीव तो पूरा ही समा जाए। थाईलैंड का भी क्या हो सकता है कि 50% ही आबादी को खतरा पहुँचे, चूँकि इन समस्याओं की प्राकृतिक वैश्विक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, और भले ही इसे हासिल करना मुश्किल हो। देखिए, पृथ्वी गर्म हो रही है, तो हम समुद्र के जल को ऊपर उठने से कुछ भी कर लें, साम दाम दंड भेद नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर रोक सकते हैं कि पृथ्वी गर्म ना होने पाए, क्योंकि वो हमारी वजह से गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग फैलाने का, ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है, वजह उसकी हम है, तो उसको हम कम कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अब हिंद महासागर में यदि बाढ़ आई, अभी आप एटलस आपके सामने हो, खोलिए प्लीज़ उसे, और देखिए कि जो हिंद महासागर है, ठीक है, इधर जो हिंद महासागर है, तो क्या वो सिर्फ इतने में फैला हुआ है? जी नहीं, यहाँ तक पूरा फैला हुआ, ठीक है। अब जब वो यहाँ तक फैला हुआ है तो आपको क्या लगता है कि हिंद महासागर में सिर्फ भारत बस आएगा? जी नहीं, भारत भी आएगा, मालदीव भी आएगा, इंडोनेशिया भी आएगा, थाईलैंड भी आएगा, सिंगापुर भी आएगा, यहाँ के जितने भी राष्ट्र हैं वो शामिल होंगे, तो यहाँ पे अफ्रीका के भी कुछ राष्ट्र शामिल होंगे, तो इसमें से सिर्फ एक राष्ट्र को खतरा नहीं। तो अब ये आप समझ सकते हो कि वैश्विक जिम्मेदारी फिर बन जाती है, वैश्विक खतरा भी है कि यदि समुद्र में तूफान आया तो फिर बचोगे नहीं। प्रशांत महासागर में तूफान आया ना, तो प्रशांत महासागर आप देख सकते हो कि चारों तरीके से पूरी पृथ्वी के चारों तरफ घिरा हुआ है, ठीक है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब यहाँ से कहीं पे भी इसमें कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो बाला गड़बड़ है, ठीक है। अब क्या होगा कि खतरे के नए स्रोत, आई होप कि आप ये ऊपर वाले जितने भी टॉपिक है ना उसे समझ चुके होंगे कि किस तरीके से मानवता की सुरक्षा के लिए आप बात कर सकते हो। बिल्कुल, बेशक आप युद्ध से बाद में सुरक्षा करिएगा, लेकिन अभी जो इससे हम कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कई सारी समिटें हो चुकी हैं, ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या करना है, लेकिन अभी तक कुछ भी कारगर हो नहीं पाया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसीलिए आया कि हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यदि हमें जितना भी हम क्या करेंगे कि मतलब प्रोडक्शन करेंगे, जितने भी हम इंडस्ट्री लगाएंगे, तो वहाँ पे जहाँ की ज़मीन के हम पेड़ पौधे नष्ट करेंगे, हम उसका क्या करेंगे, उतना ही रोपण कहीं दूसरी जगह पे करेंगे। बट देखिए कितना हो पाता है। 2030 तक बात की गई है कि हम इसको अचीव कर लेंगे, लगता नहीं है, ठीक है, लेकिन देखिए कुछ तो कर ही पाएंगे। आप देखते हैं कितना होता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था, उसे हम नहीं अचीव कर पाए, अब उसी का नया वर्जन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया, अब उसको देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। ठीक है, तो इसके क्या है, दो पहलू हैं आपके, मानवता की सुरक्षा एक हो गई और एक क्या हो गई, विश्व की सुरक्षा हो गई। इसमें क्या होता है कि ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरे की जो भी आपकी बदलती प्रकृति होती है ना, खतरा कई तरीके से हमें हो सकता है। ठीक है, खतरे का कोई भी वो नहीं है कि किस तरीके से हो सकता है। तो इसमें खतरे की जो भी बदलती प्रकृति होती है उस पर जोर देते हैं और हम नीचे के खंड में ऐसे कुछ खतरों पर चर्चा भी करेंगे, देखेंगे क्या कैसे दिया गया है। और आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरब्बत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है। देखिए ये क्या है, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा एक खतरा का ही एक रूप है, बट वो अलग तरीके से, खतरे के अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, मोहब्बत हम किसी से करते हैं, उसको भी हमें जाहिर करने के लिए, उससे इजहार करने के लिए हम सब के अलग अलग स्टाइल होते हैं, अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग अपना दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसी तरीके से है कि यदि हमें खतरा भी हो रहा है तो वो भी क्या होगा कि हमारा पूरा अलग अलग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब हमें प्राकृतिक से ही खतरा है, जी नहीं, हमें और भी तरीके से खतरा हो सकता है, तो इसके भी रूप अलग अलग है। अब जैसे आतंकवाद का ही, प्राकृतिक में तो हमारा जोर नहीं। ठीक है, फिर भी उसमें हम जो मैंने अभी बताया, कम से कम ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी वजह से फैल रही है उसे तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वायुमंडल में सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कितनी पाई जाती है, 0.003% पाई जाती है, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो गर्मी को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करती है और हमारे द्वारा इतना मतलब ये प्रदूषण फैलाया जा रहा है कि ये ऑब्जर्व करके क्या कर रही है, प्रदूषण को या तापमान को बढ़ा रही है, क्योंकि इसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता जो है बहुत ही स्ट्रांग है तो सिर्फ इतनी ही वायुमंडल में, लेकिन इसकी क्षमता आप देख सकते हैं और उसी की वजह से पूरी पृथ्वी को गर्म करके इसने रखा है और इससे क्या हो रहा है, खतरा बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है आगे देखेंगे आप कि अब आतंकवाद पे आते हैं कि ये जानबूझकर होता है और आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता कि यहाँ पे मारना वहाँ पे मारना, उनको पब्लिक ख़त्म करने का मतलब होता है। ठीक है, उन सब का एक संगठन होता है और अभी ये तालिबान वगैरह का चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, ये भी एक आतंकवादी संगठन ही है। इनमें बात की जा रही है कि इनको बैठ के इकट्ठा बात कर लेनी चाहिए। तो फिर भी देखिए, अभी भारत के कुछ जो वहाँ पे पोर्ट वगैरह बनाए गए थे तो उस पर भी इन्होंने हमला किया है। ठीक है, तालिबानियों ने, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भारत ने काफ़ी सारे वो बनाए थे वहाँ पे, सलीमना बाग वगैरह करके कुछ स्थान था जहाँ पे अपना कुछ कंपनियाँ वगैरह लगाए थे, लेकिन इसमें से क्या हुआ है कि उन पर हमला किया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा। भाई तालिबान आतंकवादी जो भी हैं उनके साथ कुछ और भी मिले हुए हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इनका कोई मजहब नहीं होता, कोई इनका वो नहीं होता, बस नागरिकों को हमें निशाना बनाना है तो बनाना है। अब क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है और उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं और कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो क्या होता है कि आतंकवादी समूह उसे बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं और जनमानस को आतंकित करने के लिए क्या करते हैं, नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। और आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय सरकारों अथवा संघर्षों में शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि राष्ट्रीय सरकारों अथवा संघर्षों में शामिल जो भी अन्य पक्ष हैं उनके खिलाफ करता है। और आतंकवाद से के चिर परिचित जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, विमान अपहरण अथवा भीड़ भरी जगहों जैसे कि रेलगाड़ी, होटल, बाजार, ऐसी जगहों पर वो क्या करते हैं, ज़्यादा बमबारी करते हैं। सन क्या हुआ था, 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। ये 9/11 की घटना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि जब इन्होंने सितंबर, कौन सा आपका महीना होता है, 9वां ही होता है, सितंबर अक्टूबर, हाँ 9वां महीना होता है। तो 9/11 की घटना जो है वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें 3 जगह उनके जो भी सेंटर थे ना उन पे इसने वार किया था, परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, सॉरी बम गिराए थे, अब वो जो भी बम थे उनको गिराया था। तो इसमें से क्या हुआ कि ये आतंकवादी कुछ ऐसे टारगेट पर हिट करते हैं कि हमें यहाँ पे जाना है, एक ही उसमें हमारा काम तमाम हो जाए। ठीक है, जैसे पुलवामा में हमला हुआ, तो पुलवामा में कैसा हमला हुआ,
उनको पूरा एक विथ प्लान था उनका कि इतनी सेना आ रही है सीआरपीएफ की, हमें इन्हें हिट करना, ठीक है। उनको हिट करना, पूरा बम से भरा हुआ ट्रक ही ला के दबा दिया और उससे क्या हुआ कि सारी सेना जो थी हमारी बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, आप देख सकते हैं। जबकि उस बंदे की भी जान गई जिसने इन सब की जान ली। तो उन्हें ना तो अपने जान से मोहब्बत होती है ना तो दूसरों की जान से, बस उनका एक ही यही काम ही होता है, ठीक है, कि खुद दूसरों को मारना है। और उनकी तो मौत खुद, खैर वो जी नहीं कि हम जब तक जिंदा है तो है, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं कि आप कब मर सकते हो। लेकिन पता नहीं उनका अब ये वही बन जाता है। और इनके पीछे भी को ना कुछ कई सारी वजह होती है, आतंक कुछ के शौक होते हैं और कुछ तो खैर वो बाद में बात करेंगे जो भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि इस घटना के बाद क्या होता है कि पूरे मुल्क में, यानी कि दूसरे मुल्क और वहाँ की सरकारें आतंकवाद पर ज़्यादा ध्यान देने लगी हैं। और बहरहाल आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं है और गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व, यूरोप, लातीनी अमेरिका और दक्षिण एशिया में हुई हैं। तो देखिए आतंकवाद की जो घटना है वो कई जगह पे होती रहती है, लगातार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बेशक हमारे देश में भी आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। मुंबई में भी हमला हुआ था, शायद 26/11 की घटना उसे कहते हैं, ठीक है। तो मुंबई में भी आतंकवादी हमले हुए थे, बहुत भीषण हुआ था वो, इसलिए अभी आज भी परिचित है, केस स्टडी के रूप में आपको पढ़ने को मिलता है। और अमेरिका का जो हुआ कि 3 जगहों पर वहाँ पर बम गिराए गए थे। ऐसे होता है, कभी कभी आपको सुनने को मिलता है, कभी ताजमहल पे बम फिट कर दिए गए थे आतंकवादियों के द्वारा, कभी रेलवे स्टेशन, कभी पुलों, बड़ी बड़ी रेलों को उड़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी मतलब उनका मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को आप मारो। उनका कोई मतलब नहीं होता कि आपको मारो आपको मारो आपको मारो, नहीं नहीं नहीं, उनका सिर्फ ये है कि जितने भी है, जो भी है, चाहे भले ही आप निर्दोष हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं। और बम वगैरह तो जानते भी नहीं है कि भाई ये बहुत अच्छे इंसान है, अब इनको हम नाम वो करें कुछ, मतलब ठीक है। और जो भी आया सामने तो फिर उनके टुकड़े भी नहीं बचते हैं। तो ये सारी घटना जब होती हैं तो अब लोगों का क्या हुआ कि ये उन्हें समझ में आ गया कि अब आतंकवाद पे भी काम करने की काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत आ पड़ी है। क्योंकि देखिए अभी हम बात करते हैं कि जब भी भारत कहीं जाता है, कोई और राष्ट्र भी है, कभी भी चाहे यूएनओ का हो, चाहे कहीं पे भी हम बात करेंगे, हम यही कहते हैं कि आतंकवाद पर रोक लगाई जाए। जो भी आतंकवादी राष्ट्र हैं, जो भी उनको पनपा रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए, हर तरीके के प्रतिबंध लगाए जाए, वो उन्हें ख़त्म करें। लेकिन अब देखिए कब तक ख़त्म होता है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अब आपका पड़ोसी देश को ही ले लीजिए, आतंकवादियों को पनाह देने से बाज आ नहीं रहा, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, मानवाधिकार के बारे में भी थोड़ा सा इस वर्ड को देख ही लेते हैं क्या है। इसमें क्या हुआ कि मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। हो सकता है कि आपको लगे कि जो मानवाधिकार की सब इससे कहीं ज़्यादा कोटियाँ हो सकती थी, सिर्फ 3 ही टुकड़ियों में से बांटा जा सकता है। लेकिन क्या हुआ कि इन तीनों कोटियों से मानवाधिकार विषयक चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। और पहली कोटि आपकी क्या है, राजनीतिक अधिकार, ठीक है। मानवाधिकार में आपका क्या होगा, जो मानवाधिकार है इसमें से आपका जो पहला आता है वो क्या आता है, राजनीतिक अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राजनीतिक को इसमें बात की जा रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी, और जो दूसरी आपकी बनती है वो क्या बनती है, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है, ठीक है। दूसरी कोटि हमारी क्या हो गई, आर्थिक हो गई, और क्या हो गई, सामाजिक हो गई। तो ये पहली हो गई राजनीतिक, कि हमें कहीं भी बोलने, कहीं भी उठने, कहीं भी बैठने की स्वतंत्रता जो है। और उसके बाद हमें आर्थिक रूप से भी मानव अधिकार चाहिए, और उसके बाद से हमें सामाजिक रूप से भी चाहिए, ठीक है। अब तीसरा आपका क्या आता है, उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन से अधिकार, इनको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे अभी मैं फ्लो चार्ट पे बना रही थी, आपको भी उसी तरीके से बना के नोट कर लेना है। यहाँ पे ऐसे ऐसे ये 3 पे लिख लेना है, यहाँ पे मानव अधिकार, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, और यहाँ पे आपका आ जाएगा उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं, क्योंकि वो भी तो मानव है, चाहे अल्पसंख्यक है तो क्या हुआ, है तो मानव, ठीक है।
और इस वर्गीकरण को लेकर क्या हुआ कि व्यापक सहमति है, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि इससे इनमें क्या होगा कि इनमें से किस कोटि के अधिकारों को सार्वभौम मानव अधिकार की संज्ञा दी जाए, या इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए। अभी फिर भी मतलब आप ऐसे वर्ड कह दिया जाता है, लेकिन उनकी कोई एग्जैक्टली ये लोग डिफिनेशन मतलब बता नहीं पाते पहले से, ठीक है। बाद में तो वो निकलेगा ही, लेकिन पहले से कोई क्राइटेरिया इनका तय नहीं होता, ठीक है। कि अभी तो हमने कह दिया कि ये सब है, अब इनके उसमें करना क्या है परिप्रेक्ष्य में वो अभी तय नहीं कर पाए। अब इसके बाद क्या होता है कि 1990 तक में क्या हुआ कि देश की कुछ घटनाओं मसलन रवांडा की में जनसंहार, रवांडा एक कंट्री, ठीक है, इसमें क्या हुआ जनसंहार होता है, कुवैत पर इराक का हमला होता है, और पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी और कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना है या नहीं। तो जो यूएनओ है अब उस पर बहस आ गई कि भाई आप क्यों चुप बैठे हो, इसमें अब ये था ना कि ये हस्तक्षेप करे या ना करे, अब बहस इसमें आ गई कि इतना मतलब सब कुछ हो रहा, हमने तो सोचा नहीं था कि अभी ये भी दिन देखने पड़ेंगे, अब दिन तो आ गए हैं, तो क्या यूएनओ को इसके अधिकार दे देने चाहिए कि वह इस पर हस्तक्षेप करे या ना करे। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र का जो संघ का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनका क्या तर्क है कि संभव है ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं करेगा। तो कुछ अब ताकतवर कंट्रियां तो आपको पता है जिन्हें वीटो पावर मिली हुई है, वीटो पावर किन्हें किन्हें मिली हुई है कई बार हम बता चुके हैं, प्लीज़ आप बताइएगा कि कौन कौन सी कंट्रियां जिसे यूएनओ में वीटो पावर मिली हुई है, ठीक है, और कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा राष्ट्र है जो कि वीटो का इस्तेमाल कर चुका है, ये भी हम बता चुके हैं। सबसे पहले कौन सा किया था और सबसे ज़्यादा बार कौन सा राष्ट्र वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे आता है कि खतरे का जो आप देख सकते हैं कि एक और स्रोत वैश्विक निर्धनता है, और विश्व की जनसंख्या फ़िलहाल 6 अरब 20 करोड़ है, ठीक है। उस टाइम की ये घटना है कि जब विश्व की जनसंख्या 6 अरब 20 करोड़ की आप बात करते हो और अगले 25 वर्षों में ये 7 अरब मतलब 7 से 8 अरब हो जाएगी, ठीक है। 1990 की बात हो रही थी, अब तक की बात करें तो अब अगले 25 वर्षों में आप देखेंगे कि 7 से 8 अरब तक की जनसंख्या हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा कि संभव है कि यह आंकड़ा 9 से 10 अरब भी पहुंच जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि फ़िलहाल विश्व की कुल आबादी वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों कहाँ पे है। टोटल आबादी जो है इनके पास लैंड बहुत कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पूरे पृथ्वी का ना 2.4% ही हमारे पास भूभाग है, पूरे पृथ्वी का 2.4%, और पूरी पृथ्वी की 17.56% हमारे पास जनसंख्या है। आप देख सकते हैं क्या रेशियो है। अब क्या हुआ कि भारत, चीन और पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, ये दक्षिण एशिया वाले देश कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनमें क्या हुआ कि 6 राष्ट्र हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व की जो है 50% से भी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। बाकी तो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, जनसंख्या छोटी छोटी है, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ, भारत हुआ, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ जिसमें चाइना फर्स्ट है, अभी तक की जनगणना में भारत सेकंड पे आता है, ठीक है। फिर पाकिस्तान होता है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया ये है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अनुमान है यहाँ पे कि अगले 50 सालों में ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, जबकि इसी अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। और क्या होगा कि प्रति व्यक्ति जो है वो उच्च यहाँ पे आय और जनसंख्या की वृद्धि के कारण धनी देश अथवा सामाजिक समूहों को और धनी बनाने में मदद मिलती है। देखिए क्या होता है कि ये बिल्कुल सही बात कही गई है कि अनुमान लगाया गया था कि आने वाले 50 वर्षों में क्या होगा कि जो गरीब राष्ट्र हैं उनमें क्या होगा कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी, और जब जितनी जनसंख्या बढ़ेगी वो गरीब और गरीब होता जाएगा। देखिए हमारे घर में एक बच्चा है, एक बेबी को तो हम पाल नहीं पा रहे ढंग का, उसे ढंग का पोषण दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कपड़े अच्छे से दे नहीं पा रहे हैं। अब क्या करते हैं कि कोई काम है नहीं, 2-4 हो गए। अब जब एक बेबी पल नहीं पा रहा था 2-4 और हो गए, और 2-4 और होने के बाद क्या होगा, तो इसमें से बस ये है कि मतलब वो भगवान की देन है, ले लो भाई। तो यहाँ पे तो
पहले तो ऐसे ही होता था, किसी के यहाँ 8-9 से तो बात ही नहीं होती थी। मेरे दादी के खुद 14 बच्चे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 14 बच्चे माने रखते हैं उस टाइम पे, कि इतने बच्चे एक इंसान के हों तो जनसंख्या तो बढ़नी ही थी। तो आजकल हम लोग खुद ही मतलब 2 भाई 2 बहन हैं, तो देख मतलब उस टाइम का जो था ना कि इतना ना तो लोग अवेयर थे ना तो कुछ था, सोचते थे भगवान की देन है। अब तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है कि प्रोटेक्शन आ चुका है, ये वो, आप ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, ये दुनिया भर का सब कुछ आपको पता है, ठीक है। लेकिन जो गरीब राष्ट्र होगा अभी तो आपको पता है, आपको पता है, ठीक है। कुछ अभी भी है, आपके गांव वगैरह में देखेंगे, आदिवासियों वगैरह की बस्तियों में चले जाइए, उनको नहीं पता, उन्हें क्या लगता है चल ठीक है, मतलब उनके भी आज भी अभी 6-7 बच्चे हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है कि हो जाते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण होता है, ठीक है। आई होप कि मैं ये सब बोल रही हूँ तो आपको बिल्कुल शर्म वरम नहीं आ रही होगी। बेशक है, आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ समझ भी रहे हैं, आप छोटे बच्चे नहीं रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा भी नहीं रही हूँ, ये समझ रही हूँ कि आप लोग बड़े भी हो, एडल्ट हो चुके होंगे, इतना तो बात समझ सकते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि का मेन रीज़न आपको तो तापमान तो देखने को मिलता ही है कि मतलब कम उम्र में भी आदमी के अंदर वो जो हार्मोन्स है वो एक्टिव होने लगते हैं, कि जिससे ये सारी क्रियाएँ मतलब बच्चे वगैरह आप पैदा कर सकते हो। लेकिन क्या होगा कि उसके बाद भी जो और कारण होते हैं, अवेयरनेस की कमी होती है, ठीक है। पढ़े लिखे नहीं होते। अब गरीबों के पास बेशक बहुत सारी कमियां होती हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि गरीब जो जनसंख्या, इसी आधार पे वो अनुमान लगाते हैं कि जो गरीब राष्ट्र हैं उनकी जनसंख्या काफ़ी बिल्कुल विस्तार से बढ़ेगी, और जो डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलप कंट्री है, उनकी जनसंख्या कहीं ना कहीं कम होने वाली है, क्योंकि वो लोग काम करेंगे उस पर। चाइना ने बहुत काम किया, और चाइना का मैं बता भी चुकी हूँ आपको कि एक टाइम पे न्यूज़ पे आया था कि वो अपने कर्मचारियों को छुट्टी दे रहा है 1-2 महीने के लिए, कि आप कहीं जाइए घूमिए, क्योंकि वहाँ पे बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चों की संख्या या एडल्ट की संख्या बहुत कम हो चुकी है। तो अब वहाँ की वो नौबत आ चुकी है। अब क्या हुआ है कि जबकि प्रति व्यक्ति आय, निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के साथ मिलकर गरीब देशों और सामाजिक समूहों को और गरीब बनाते हैं। अब इससे क्या होगा कि विश्व स्तर पर असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अलग करती है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में क्या होता है कि असमानता अच्छी खासी बढ़ी है, और यहाँ कुछ देशों ने आबादी की जो रफ्तार को क्या किया, काबू में किया है और आय को बढ़ाने में सफल रहे हैं, जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे आपकी दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं, और यह इलाका जो है ना दुनिया की सबसे गरीब इलाका माना जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 21वीं सदी की शुरुआत के समय में इस इलाके में क्या हुआ कि इस इलाके के युद्धों में शेष दुनिया की तुलना में कहीं ज़्यादा लोग मारे भी गए हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में आप यदि देखेंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि देशों में मौजूद उत्तरी जो आपकी है यहाँ पे मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में, कहाँ पे, दक्षिण गोलार्ध की आपको बात की जा रही है, ठीक है, कि उन्हें बेहतर अवसर नहीं दिख पा रहे हैं, ना तो मिल पा रहे हैं। अब क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध की आप बात करोगे, ये ग्लोब बना लो आप, ठीक है, ये आपकी हो गई अक्षांश रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा ये है, और यहाँ का ऊपर वाला भाग आपका उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला भाग आपका दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी विषुवत रेखा के नीचे की कंट्रियाँ आपकी दक्षिणी गोलार्ध में आएगी, ठीक है। विषुवत रेखा के ऊपर की कंट्रियाँ आपकी कहाँ पे आएंगी, उत्तरी गोलार्ध में आएगी। भारत भी आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, क्योंकि भारत यहाँ पे है इसलिए। और अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो उत्तरी गोलार्ध के देश है, तो इनमें क्या हुआ है कि प्रवास क्या वहाँ से भाग के आ रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून अप्रवासी यानी कि जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, और शरणार्थी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। देखिए इन वर्डों का मतलब क्या है, हम अप्रवासी की बात करें या रिफ्यूजी की बात करें, शरणार्थी की बात करें, तो रिफ्यूजी अलग चीज़ होता है, और जो यहाँ से अप्रवास करते हैं आते हैं वो अलग चीज़ होते हैं, ठीक है। जैसे अप्रवासी क्या हुई है कि वो अपनी मर्जी से, हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से छोड़ के अमेरिका में भी जाके रह रहे हैं, तो हम अप्रवासी हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हमें कोई भगा नहीं रहा। लेकिन क्या होगा कि जैसे बांग्लादेश के जो रिफ्यूजी आते हैं यहाँ पे,
अभी कल के न्यूज़पेपर में था कि उत्तर प्रदेश में मतलब ज़्यादातर कंपनियां ये लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी मतलब इनका भी वो चल रहा है। तो इसमें से क्या हुआ है कि जो शरणार्थी है ना, बांग्लादेशी के शरणार्थी का मतलब क्या होता है, कहीं से भी आ सकते हैं। जो क्या होता है कि उस इलाके में युद्ध चल रहा हो, प्राकृतिक आपदा आ गई हो, राजनीतिक उत्पीड़न हो, तो वहाँ से क्या होगा कि वो स्वदेश छोड़ने के लिए मजबूर हो, कि उन्हें मजबूरन भगाया जाए वहाँ से, वो होते हैं दूसरी जगह जाके शरण लेंगे, वो होते हैं शरणार्थी। ठीक है, तो अप्रवासी और शरणार्थी दोनों में ही अंतर आपको पता होने चाहिए। और ये आपका जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे या और भी जो चैप्टर है जीएस पेपर 3 में भी इन वर्डों का मीनिंग आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी से पढ़े रहेंगे तो अच्छा है ना, ठीक है। और आई होप कि आप सिर्फ जीएस पेपर 2 नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत चीज़ें पढ़ चुके होंगे, मैं मान के चल रही हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें से आप देखेंगे कि भेद करते और सामान्यतः उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा, लेकिन यहाँ पे यदि देखें कि उन्हें जो है अप्रवासियों को स्वीकारने की बाध्यता नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो अप्रवासी हैं इनको कोई भी राष्ट्र क्या करे, स्वीकार कर ले, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो शरणार्थी को स्वीकार करेगा, जो भी शरणार्थी वहाँ से आते हैं यदि, तो ये उम्मीद की जाती है कि कोई जो राज्य है वो शरणार्थियों को स्वीकार करे, लेकिन उन्हें अप्रवासियों को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती है। और शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही है, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। अब देखिए कि जो क्या कर चुके हैं, अपनी भूमि छोड़ चुके हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल कहाँ पे फिट बैठेगा, ठीक है। आपके दिमाग में हो सकता आ गया हो, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा बादाम वादाम खाइए, आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पे एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हैं कि आंतरिक रूप से विस्थापित जन आप किसे कहेंगे, क्या बताया गया कि राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के व्यक्ति जो हैं, JNK के कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर से निकाल दिया गया, तो वो पाकिस्तान नहीं गए, वो कहीं और नहीं गए, बेचारे अपना घर बार छोड़ के किसी अदर राज्य में आके रहने लगे, भारत के अंदर ही, ठीक है। तो कोई दिल्ली में रह रहा, कोई नोएडा में रह रहा, कोई यूपी में रह रहा, कोई MP में रह रहा, वो कश्मीरी पंडित जितने भी थे, जम्मू कश्मीर से उन्हें निकाल दिया गया और वो यहाँ आके अपने देश के अंदर ही रहने लगे। तो इससे क्या होगा कि ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही रहते हैं, लेकिन उन्हें हम आप क्या कहेंगे, आंतरिक रूप से विस्थापित जन हैं कश्मीरी पंडित, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल लगा सकते हो यहाँ पे। अब क्या हुआ कि 1990 के दशक के शुरुआती सालों में क्या हुआ कि हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित, वो यहाँ पे एग्जाम्पल आ भी गए हैं, मतलब जो हमारे दिल में वो हमारी बुक में होता है, गजब है, ठीक है। तो इसमें 1990 के दशक में क्या हुआ कि जो सालों में हिंसक से कश्मीरी पंडित जो थे, तो इनको क्या करना पड़ा था, आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण ये आप देख सकते हो। और विश्व का शरणार्थी मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र के लगभग हूबहू ही आपका मेल खाता हुआ दिखेगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और क्या हुआ कि सुरक्षित जगह की तलाश से निकले हैं। और 1990 से 95 के बीच में क्या हुआ कि 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए हैं और इनमें से लगभग 55.5 लाख आप देखेंगे कि लोग मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी कभी तो पूरे समुदाय के को सर्वव्याप्त भय अथवा आजीविका पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश होने के कारण से इन्हें क्या हुआ कि जन्मभूमि छोड़ने पर ये मजबूर होना पड़ा। युद्ध और शरणार्थियों के प्रवास के आपसी रिश्ते पर नज़र डालने से पता चला कि सन 1990 के दशक में क्या हुआ है कि कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवेश करने को मजबूर हुए और इनमें से आप देखेंगे कि 3 को छोड़ से सभी मूल के क्या है, सशस्त्र संघर्ष था। यानी कि 60 जगहों से शरणार्थी क्या हुए, प्रवास करते हैं। उनमें से मूल जो जड़ थी सशस्त्र संघर्ष का सबसे ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल देख सकते हो कि किस तरीके से सिचुएशन बनती है, कैसे कैसे, मतलब इन वर्डों का बहुत, ये जो मैंने मीनिंग बताया ना, इनको आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के सहित। आप प्रवासी क्या होता है, शरणार्थी क्या होता है, और आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहते हैं, जो राष्ट्रीय सीमा के अंदर ही किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में रह जाते हैं।
शरणार्थी जो कि अपनी मर्जी से नहीं, दूसरों की मर्जी से आते हैं, ठीक है। अप्रवासी जो होते हैं वो खुद की मर्जी से जाके कहीं भी रह रहे हैं, और राज्य का फिर उसमें क्या रोल होता है कि शरणार्थी आपसे शरण लेने आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आप उन्हें शरण देंगे। लेकिन यदि आपके यहाँ कोई अप्रवासी आ रहा, आप ना देना चाहें, नहीं रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो उनके साथ, तो उसका मैटर नहीं है। अब क्या हुआ कि HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स एक कोविड-19 का उसमें भी आता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, जैसे महामारियाँ जो है अप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेज़ी से विभिन्न देशों में फैले हैं, और इन बीमारियों के फैलाव को रोकने के किसी एक देश की सफलता अथवा सफलता का प्रभाव दूसरे देश में होने वाले संक्रमण पर पड़ता है। और अनुमान क्या होता है, 2003 तक पूरी दुनिया के में 4 करोड़ लोग HIV, एड्स से संक्रमित हो चुके थे। ये HIV, एड्स ना एक बंदर से आया था। तो अब इसमें क्या हुए थे कि मतलब इतने से लोग संक्रमित हो चुके थे। अब क्या हुआ, इसमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते थे, जबकि शेष जो लोग थे ना वो 50% दक्षिण एशिया में और उत्तरी अमेरिका तथा औद्योगिक देशों में उपचार की नई विधियों के कारण 1990 के दशक में क्या हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे कि उत्तरार्ध के वर्षों में उत्तरार्ध, ठीक है, कि यहाँ में क्या हुआ, फिर HIV, एड्स से होने वाली मृत्यु की दर में तेज़ी से कमी आई, क्योंकि जब हम सब मिल के क्या किए, हम सब मिल के मतलब सारे विश्व मिल के एक साथ मिल के बीच बचाव के लिए वहाँ पे वैक्सीन वगैरह देखे, और तब जाके इसमें थोड़ा कमी आई। लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाके के लिए ये उपचार कीमत को देखते हुए आकाश या कुसुम कहे जाएंगे। और यहाँ पे जब क्या होगा कि अफ्रीका को ज़्यादा गरीब बनाने में HIV, एड्स महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है, ठीक है। अफ्रीका को जो इसने ज़्यादा गरीब बना दिया, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ये साबित हुआ है। उसके बाद इबोला वायरस आता है और हैंटा वायरस है। इबोला वायरस आपके केरल वगैरह में भी आता है, एक हैंटा वायरस है, ठीक है। हेपेटाइटिस, आप ये सोच रहे होंगे कि वायरस अभी अभी आए हैं, तो ऐसा नहीं, बहुत पहले भी आते थे, ठीक है। अब इसके बाद है कि यहाँ पे जो हेपेटाइटिस सी जैसी कुछ बीमारियाँ उभरी थी, और इससे क्या हुआ था, बीमारियाँ नहीं कह सकते आप, इन्हें महामारियाँ कहोगे, ठीक है, जिनके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं। और TB, मलेरिया, डेंगू, बुखार और हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने क्या किया कि औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया, और इससे इनका उपचार कठिन हो गया। और जानवरों ने क्या किया कि जानवरों में महामारी फैलने में से क्या हो गया कि भारी आर्थिक दुष्प्रभाव भी होते थे। और 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों में ब्रिटेन ने क्या किया कि मैड काऊ महामारी के भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर की वहाँ पे एक बीमारी थी, जिससे जब वहाँ पे वो बीमारी आती मैड काऊ नाम की, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशिया देशों के मुर्गी निर्यात बंद करना पड़ा। बर्ड फ्लू किसके होता है, मुर्गियों से होता है, ठीक है। तो ये बर्ड फ्लू जो था उसे भी बंद करना पड़ा। और ऐसी महामारियां बताती हैं कि देशों के बीच पारंपरिक निर्भरता बढ़ रही है। अब और क्या होगा कि राष्ट्रीय सीमाएं अब पहले की तुलना में कम सार्थक रह गई हैं, और इन महामारियों का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, महामारियाँ, सुरक्षा एक दृष्टि से नहीं है, सुरक्षा का आप देख रहे हो कितना व्यापक विस्तार हो चुका है यहाँ पे, कि बिल्कुल मतलब आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये फैल रहा है, ठीक है। तो इसमें से ये जो बताया गया सुरक्षा के दायरे ये भी शामिल है। अब देखिए कि सुरक्षा की धारणा जो है में विस्तार करने का ये मतलब नहीं है कि हम हर तरह के कष्ट या बीमारी को सुरक्षा विषयक चर्चा के दायरे में रखेंगे या शामिल कर सकते हैं, मगर हम ऐसा कर सकते हैं या करते हैं तो सुरक्षा की धारणा में क्या होगी कि संगति नहीं रह पाएगी, कि हर तरीके की छोटी मोटी बीमारी नहीं ले सकते, लेकिन बड़ी बड़ी महामारियाँ जो है उन्हें तो हम सुरक्षा के दायरे पर रखेंगे, जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ऐसे में हर चीज़ सुरक्षा का मसला हो सकती है, और इसी कारण किसी मसले को सुरक्षा का मसला कहलाने के लिए एक स्वीकृत न्यूनतम मानक पर खरा उतरना जरूरी है। और मिसाल के लिए अगर किसी ये एग्जाम्पल के लिए आता है, ठीक है, अगर किसी मसले के संदर्भी राज्य अथवा जन समूह के अस्तित्व को खतरा हो रहा है तो उसे क्या होगा कि सुरक्षा का मामला कहा जा सकता है, चाहे वह इस खतरे की प्रकृति कुछ भी हो, ठीक है। यानी कि राज्य या जन समूह के अस्तित्व को खतरा हो रहा है तो वो खतरा है, सुरक्षा का मामला आप कह सकते हो कि है। यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है, चाहे वो किस भी तरीके का हो। आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि जो मालदीव था, मालदीव में क्या हुआ था कि वैश्विक ताप वृद्धि से खतरा हो सकता है, और क्योंकि क्या होता है कि समुद्र तल से
ऊंचा उठने से इसका क्या होगा, ज़्यादातर हिस्सा डूब जाएगा। जबकि अफ्रीका देशों में HIV एड्स से गंभीर खतरा है, क्योंकि यहाँ हर 6 वयस्क व्यक्ति में एक के इस रोग से क्या है, पीड़ित है। और इसके बाद आप देखेंगे कि 3 में से 1 व्यक्ति जो है, आप वो देख पाएंगे कि HIV एड्स से पीड़ित है। और 1994 में रवांडा में भी कुछ यही घटना चल रही थी, ठीक है, कि इनको जो जाति थी, इनके अस्तित्व को ही आगे खतरा हो गया। तो जो भी ऐसे खतरे हैं ना, उनसे हमें क्या करना पड़ेगा कि बचाव, ये हम पूरे समुदाय को हो रहा, पूरे एक एरिया को हो रहा, उससे हम सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। और लगभग जो 5 लाख रवांडा के थे, उनको मतलब विस्थापित कर दिया गया था। इससे भी ये मतलब पूरा आप ओवरऑल समझ सकते हैं कि सुरक्षा छोटे मोटे वर्डों पे नहीं, बट हाँ, जब भी कभी ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप उसे सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में सीरियसली लेंगे, उससे मजाक पे नहीं टालेंगे, ठीक है। अब आप इतनी बात समझ चुके होंगे। सहयोगात्मक सुरक्षा, इसको अब हम लोग कल करेंगे। टाइम ओवर हो रहा, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, कुछ ही बचा है, कल शायद जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग इसे पढ़ते रहिए, 1-2 बार वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, एनालिसिस करिएगा, अच्छे तरीके से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आई होप कि समझ में आया होगा। और नहीं आया, मैं फिर कहूँगी कि आप लोग जो भी नहीं समझ में आया बेशक पूछ सकते हैं।